हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग एनजेक और सेकंड टॉपिक इज रिगार्डिंग द अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ री। देयर वाज अ कंट्रोवर्सी रिसेंटली रिगार्डिंग अ जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड टॉपिक में। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, पहले हम इस पर आते हैं। दिस इज अबाउट एनजेक। नाउ व्हाट इज एनजेक? एनजेक इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इट वाज एन अटेम्प्ट जहां पर पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव ये चाहती थी कि अपॉइंटमेंट जो है जुडिशरी में, ठीक है, इसको वापस से हम रिव्यू करें, इसका एक नया प्रोसेस लेकर आए। अब ये एनजेक को वापस रिवाइव करने की बात क्यों की जा रही है, या एनजेक जैसा सिस्टम वापस लाने का डिस्कशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द केस ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। हमने लास्ट वीक भी जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में डिस्कस किया था। जुडिशरी इंक्वायरी का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट देयर वाज अ होल न्यू डिबेट कि जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, क्या वो अपॉइंटमेंट ठीक है? बिकॉज जुडिशरी में अपॉइंटमेंट जो है वो खुद जुडिशरी कर रही है। इट इज़ वेरी रेयर। पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ही कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में जजेस कौन होगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द जजेस देमसेल्फ। जो एग्जिस्टिंग जजेस है, जुडिशरी ये डिसाइड करेंगी। अब यहाँ पर क्या हमारी कंट्री में पहले से ही ऐसा ही सिस्टम था जहाँ पे जुडिशरी खुद ही जजेस को अपॉइंट कर रही थी, एंड दिस सिस्टम इज बेसिकली कॉल्ड कोलिजियम सिस्टम। तो बात करते हैं 1950 की। 1950 ये वो फेज है जहां पर सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हुआ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं किया करता था। ब्रिटिशर्स ने फेडरल कोर्ट स्टेब्लिश करा था। इस फेडरल कोर्ट को ही रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तब ये बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और फेडरल कोर्ट के जो जजेस थे, देवर ट्रांसफर टू द सुप्रीम कोर्ट। उस सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे, दैट वाज जस्टिस हरिलाल कानिया। अब उसके बाद में सेकंड फेज अगर हम देखें 1950 से लेकर 1973 तक, तो 1950 में तो जो अपॉइंटमेंट हुए वो फेडरल कोर्ट से ही जजेस को ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ गए। अब 1950 से जो 1973 का ये पूरा फेज है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जजेस कौन होगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव। सो देयर वर एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब इस अगर इस दौर की बात करें, स्टार्टिंग में तो चीजें काफी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के बीच में टसल होने लगा। अब 1970s ये वो डिकेड था जो कि एक टर्निंग पॉइंट प्रूव होता है। 1973 और 1977 ये दो ईयर है। 1973 में क्या होता है कि जैसे वी ऑल नो कि जस्टिस एएन रे जो है, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया, तीन जजेस को सुपरसीड करके, तीन सीनियर जजेस को सुपरसीड करके। अब ये तीन सीनियर जो जजेस थे, इनके साथ में ऐसा क्यों हुआ कि उनसे जूनियर पर्सन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया? ये इसीलिए हुआ क्योंकि केशवानंदा भारती केस आया था और ये तीनों जजेस ने मेजॉरिटी जजमेंट दिया था, और जस्टिस एएन रे ने माइनॉरिटी जजमेंट दिया था, दैट वाज इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। 1977 में भी हमें यही देखने को मिलता है। एडीएम जबलपुर केस हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे, इसमें माइनॉरिटी जजमेंट जो दिया था जस्टिस एचआर खन्ना ने दिया था। 1977 में आइडियली सीनियरिटी के हिसाब से जस्टिस एचआर खन्ना जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने थे, लेकिन इन्हें नहीं बना के प्रेसिडेंट ने बनाया जस्टिस एमएच बैग को। अब यहाँ पर वी ऑल नो कि प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब एग्जीक्यूटिव यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर सिनेरियो चेंज होता है पोस्ट इमरजेंसी। पोस्ट इमरजेंसी अगर हम बात करें तो 1980s और 1990s ये वो दो डिकेड्स है जहां पर हमें अपॉइंटमेंट से लेकर जुडिशियल डोमिनेंस देखने को मिलता है, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का जो से था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब यहाँ पर कोलिजियन सिस्टम, बेसिकली कोलिजियन सिस्टम जो है ये जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट को, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर एक सिस्टम है। अब ये कैसे इवॉल्व हुआ इस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस, और वैसे ही हमें प्रोविजन देखने को मिलता है 217 क्लॉज 1, दैट इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अब यहाँ पर अगर हम वर्डिंग देखें तो दैट सेज कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे जुडिशरी, हायर जुडिशरी में जजेस को, लेकिन दैट शुड बी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्ड में अगर हम बात करें तो इस चीज को चैलेंज किया गया 1981 में। अब यहाँ पर जो वर्ड कंसल्टेशन था, अब कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के से कंसल्टेशन लेने का क्या मतलब है? सिर्फ कंसल्टेशन ही लेना है या वो जो बोले उन्हीं को अपॉइंट करना है? तो इस चीज की क्लैरिटी के लिए होता है फर्स्ट जजेस, इसके लिए फाइल होता है केस, जिस केस का नाम था एसवी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जजेस केस ऑफ 1981। इस केस में जुडिशरी ने खुद ये डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि कंसल्टेशन मतलब सिर्फ कंसल्टेशन, मियर कंसल्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं वही वो बात प्रेसिडेंट को मानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद में सेकंड जजेस केस होता है। सेकंड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज 1993 का जजमेंट। अब यहां पर कंसल्टेशन जो वर्ड था, कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और उसके बाद में आता है कोलिजियम सिस्टम। अब बेसिकली कोलिजियम सिस्टम क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ये नेम देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ेगा। हाईकोर्ट के सिनेरियो में इट विल बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट। ठीक है, अब ये हो गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोलिजियम, ये सेकंड जजेस केस में आता है। सेकंड जजेस केस में बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका ही ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन, पहले कोलिजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर जजेस रहते थे, इसी को एक्सपांड करा गया थर्ड जजेस केस में जो कि 1998 में होता है। अब कोलिजियम के पास में क्या पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो जजेस है इनको अपॉइंट करे। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है इन्हें भी कौन अपॉइंट करता है, कौन इनका नेम देता है प्रेसिडेंट को, दैट इज ऑल्सो कोलिजियम। और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो है ये भी कौन बताता है, ये भी बताता है कोलिजियम। अब यहाँ पर पार्लियामेंट ने जो अपना मूव करा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चाहता था कि कोलिजियम सिस्टम जो है ये ठीक नहीं है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में 99th अमेंडमेंट लाया गया और ये कहा गया कि इंस्टेड ऑफ कोलिजियम नाउ देयर विल बी अ न्यू बॉडी दैट इज कॉल्ड एनजेक। एनजेक क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब इसका मेन पर्पस क्या है? टू मेक सिस्टम मोर इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट। अब लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट हुआ इन ईयर 2024 और उसके साथ में एक एक्ट भी आता है दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। मेन पर्पस वी ऑलरेडी डिस्कस कि कोलिजियम जो है ये कोलिजियम अपने आप में इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको देखते हुए। अब एनजेक क्या सिस्टम था? क्योंकि कोलिजियम में हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर जजेस, एनजेक में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे एनजेक के। उसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 3 मेंबर्स हो गए। उसके अलावा यूनियन लॉ मिनिस्टर कितने मेंबर्स हो गए? 4, एंड 2 एमिनेंट पर्संस। अब ये 2 एमिनेंट पर्सन कौन होंगे ये डिसाइड करेंगे एक और कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। और ये 2 एमिनेंट पर्सन में से एक पर्सन जो है दैट शुड बी SC ST OBC माइनॉरिटी या वुमेन, इनसे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो 3 अगर हम लोग देखें तो जुडिशरी के हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और 3 लोग अगर हम बात करें तो उसमें यूनियन लॉ मिनिस्टर द फर्स्ट पर्सन एंड 2 एमिनेंट पर्सन। अब 2 एमिनेंट पर्सन इज हाई चांस कि ये पॉलिटिकल पर्सन ही होंगे या पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होंगे। वाई? बिकॉज उनको अपॉइंट करने वाली जो कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और PM और LOP है, LOP ऑफ लोकसभा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जब ये बिल टेबल करा तो लोकसभा में 367 मेंबर्स उस वक्त थे, 367 के 367 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट करा। राज्यसभा में इंटरेस्टिंगली 180 मेंबर्स थे उस वक्त जब इसकी वोटिंग हो रही थी, 179 वोटेड इन द फेवर ऑफ एनजेक और केवल एक डिसेंडिंग वोट था दैट वाज ऑफ लेट राम जेठमलानी। उसके साथ साथ 16 स्टेट लेजिस्लेचर्स ने इसको रेटिफाई करा और फाइनली प्रेसिडेंट ने अपना असेंट भी दे दिया और ये लॉ बन गया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि वीटो पावर थी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट। अगर कोई 2 एनजेक मेंबर जो है वो यहाँ पर रिकमेंडेशन को वीटो कर सकते हैं। रिकमेंडेशन मतलब एनजेक अपना रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। तो अगर 2 मेंबर साथ में आ जाए तो वो वीटो कर सकते हैं किसी भी रिकमेंडेशन को। और यहाँ पे क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया इंक्लूडेड सीनियरिटी, मेरिट और रीजनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब इंक्लूसिव बनाने के लिए और भी फैक्टर भी इसमें इंक्लूड किए। अब यहाँ पर कोर इशू जो था, एनजेक एक्ट को चैलेंज करा
ठीक है, जैसे ही पास होता है अगले ही महीने ये चैलेंज भी हो जाता है। अब यहाँ पे वीटो क्लॉज जो था, वीटो क्लॉज को लेकर सबसे पहले यहाँ पर इशू हुआ कि वीटो क्लॉज अलाउड एनी टू एनजेक मेंबर टू ब्लॉक एन अपॉइंटमेंट। तो इसमें कौन हो सकता है? तो लॉ मिनिस्टर, टू एमिनेंट जजेस, ठीक है, ये दोनों, ये तीनों में से कोई भी दो साथ में आके आउट वोट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि प्रीमेसी ऑफ जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस बेसिस पे कि दिस पर्टिकुलर एनजेक एक्ट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है, इस बेसिस पे एनजेक एक्ट को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। वर्डिक्ट जो आया था वो आया था 4:1 केस से। जस्टिस जेएस कहर जो है इन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन लिखा था, और उसके अलावा जस्टिस लोकुर जोसेफ और जस्टिस गोयल ने कंकरिंग जजमेंट था, और डिसेंडिंग जजमेंट दिया था जस्टिस चलमेश्वर ने। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको लेकर बहुत लोगों ने क्रिटिक्स भी करा और अल्टरनेटिव व्यूज भी दिए। ठीक है, बात ये की कि अगर वीटो से अगर आपको इशू था तो आप वीटो पे नेगोशिएट कर सकते थे, ऑल टुगेदर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना सुप्रीम कोर्ट से सही नहीं था। उसके साथ ही साथ जस्टिस संजय किशन कौर, ठीक है, अभी रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, इनका भी ये कहना था कि सीजीआई कास्टिंग वोट फॉर जुडिशरी प्रीमेसी, तो कहीं ना कहीं सीजीआई के पास में वीटो अगर आप दे देते, इस पॉइंट पर नेगोशिएट कर देते, तो उस बेसिस पे हम इसको रख सकते थे। ठीक है, उसके अलावा एनजीओ could have worked with the twigs instead of being struck down, तो एनजीओ को ऑल टुगेदर स्ट्रक डाउन करते हैं, इसके बजाय आप कुछ प्रोविजन उसके स्ट्रक डाउन करते हैं। ये भी ऐड करा संजय किशन कौल ने जब उनसे पूछा गया इस पर्टिकुलर एनजेक डिसीजन के बारे में। ठीक है, तो दो चीज इंपॉर्टेंट है। 2015 में जो केस हुआ था एनजेक केस, दैट इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का केस है। इसने एनजेक एक्ट को भी स्ट्रक डाउन करा और साथ ही साथ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी। Now, let's move to our second topic, that is regarding difference between the preparation and attempt in rape cases. तो अभी रिसेंटली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक डिसीजन को यहाँ पर स्ट्रक डाउन करा, उस पर स्टे लगा दिया, स्ट्रक डाउन करा, उस पर स्टे लगा दिया। स्टे विल बी द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। द नेम ऑफ द केस इज आकाश एंड अदर्स विद स्टेट ऑफ यूपी। सो यहाँ पर मेन थिंग क्या हुई थी कि सेक्सुअल असॉल्ट का यहाँ पे एलिगेशन था अगेंस्ट टू पर्सन्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेन इंसिडेंट क्या होता है कि एक माइनर जो है, माइनर के साथ में यहाँ पे ग्रैबिंग ऑफ ब्रेस्ट और साथ में ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ हर पायजामा, ये दो एक्ट को इस दो एक्ट को यहाँ पर अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इसे कहा था ये प्रिपरेशन टू रेप है, एंड प्रिपरेशन टू रेप इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस, अटेम्प्ट टू रेप इज एन ऑफेंस। ठीक है, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब डिसीजन आता है आकाश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, तो इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिक्स होता है। अब इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट, इस पर्टिकुलर डिसीजन पे स्टे लगा दिया। तो समझ लेते हैं क्या होता है अटेम्प्ट टू रेप और उसके साथ में प्रिपरेशन टू रेप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, इसको लेकर क्या हमारे पास में कोई जूरिस्प्रूडेंस है, क्या कोई प्रेसिडेंट्स है? सो यस, दो केस इंडियन केसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज अभिनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961 केस। अब इसमें क्राइटेरिया लाइट डाउन करा था कि अटेम्प्ट टू रेप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, द एक्यूज्ड हैड द इंटेंशन, second, the accused made the preparation, and third, the accused then acted toward committing the offense. अब यहाँ पर जो एक्ट कमिट करा, दिस नीड नॉट बी द पेन अल्टीमेट एक्ट, दिस इज द फाइनल एक्ट बिफोर द ऑफेंस इज कमिटेड। सो यहाँ पर जो वो पेन अल्टीमेट एक्ट नहीं होना चाहिए। पेन अल्टीमेट एक्ट क्या होता है कि आखिरी के एक स्टेप पहले, ठीक है, पेन अल्टीमेट एक्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस, दिस इज नोन एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट के एक स्टेप पहले नहीं, अटेम्प्ट ही होना चाहिए। ठीक है, एसेंशियली अगर हम ब्रॉडर लेवल पे बात करें तो इंटेंशन, प्रिपरेशन और ओवर्ट एक्ट होना चाहिए, नीड नॉट टू बी द फाइनल एक्ट। ठीक है, एन एक्ट शोज द प्रॉक्सिमिटी दैट इट मस्ट हैपन इन द कोर्स ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस। ठीक है, कि वो ऑफेंस करते टाइम ये एक्ट हो रहा है। उसके अलावा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब भी 1980 का केस है, जिसमें बताया गया था कि अटेम्प्ट बिगिंस व्हेन प्रिपरेशन एंड्स।
तो प्रिपरेशन एंड होना चाहिए तभी अटेम्प्ट होगा, और उसके साथ में इंटेंशन प्रिपरेशन होना चाहिए, और पेन, और अगर हम देखें तो जो एक्ट हो वो इन द कोर्स, या हम क्या है, इन द अलाइनमेंट विद द प्रिपरेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रिपरेशन और अटेम्प्ट को हम इतना समझ क्यों रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ रेप इज नॉट एन ऑफेंस, अटेम्प्ट इज पनिशेबल, ठीक है, इस केस में भी यही हुआ था। अब यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन देते हुए क्या रीजनिंग पे रिलाई करा, किन केसेस पे रिलाई करा वो हम समझ लेते, किस प्रिंसिपल पे रिलाई करा। सबसे पहले केस का बैकग्राउंड देखें तो एक्यूज ऑफर टू ड्रॉप, सो एक्यूज ये जो थे, एक्यूज ने यहाँ पर एक लेडी जा रही थी, उसके साथ में वो जो विक्टिम है माइनर गर्ल वो भी थी। तो ऑफर क्या रहा कि हम ये माइनर गर्ल को मोटरसाइकिल पे छोड़ देते हैं, ठीक है। सो अब उसको माइनर गर्ल को मोटरसाइकिल पे लेने के बाद में ऑन द वे दे टुक हर इन द कल्वर्ट, ठीक है, जो पाइप होता है, सीवेज के बड़े पाइप्स होते हैं, वो माइनर को वहां पे ले जाते हैं एक्यूज, और वहां पे दे ग्रैब द माइनर्स ब्रेस्ट, और उसके साथ में दे ऑल्सो ब्रोक द स्ट्रिंग ऑफ हर पैजामा। अब यहाँ पर इस चीज, अब ये एक्ट होते हुए माइनर जो है वो जोर जोर से रोने लगती है, और उसी को देखते हुए दो आई विटनेस भी वहां पर आ जाते हैं और वो इंटरवीन करते हैं, और एक्यूज जो है वहां पे डरा धमका के उस प्लेस से भाग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चार्जेस जो है वो एक्यूज के अगेंस्ट कौन कौन से प्रूव कर पुट करेंगे? फर्स्ट, कमिटिंग रेप अंडर आईपीसी एंड द पॉक्सो एक्ट। अब यहाँ पे हाई कोर्ट का रीजनिंग क्या था? हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट द एक्शन हार्डली, सो हाई कोर्ट सेड दिस एक्शन हार्डली कॉन्स्टिट्यूट एन अटेम्प्ट टू रेप, ये प्रिपरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन वहां पर दो आई विटनेस आ जाते हैं, दे इंटरवेंट, ठीक है। सो द प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव दैट एक्शन वेंट बियॉन्ड प्रिपरेशन। तो यहाँ पर जो एक्यूज का साइड था उनका यही बोलना था कि ये प्रिपरेशन है, और प्रोसिक्यूशन इसको प्रूव करने में फेल रहा कि प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका था और अटेम्प्ट वाज स्टार्टेड। सो नो एलिगेशन ऑफ attempted penetrative sexual assault, a requirement under IPC to constitute रेप। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन का अटेम्प्ट एज सच यहाँ पर नहीं प्रूव कर पाया प्रोसिक्यूशन, ठीक है। अब डायरेक्टेड द ट्रायल अंडर सेक्शन 1, अब इसको लेकर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि 354B दैट इज असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसरोब, इसके अंडर ट्रायल चलना चाहिए, और सेक्शन 9 एंड 10 ऑफ पॉक्सो दैट इज रिगार्डिंग विद द सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अब हाई कोर्ट ने जो रिलाई करा वो एक प्रेसिडेंट पे, एक प्रेसिडेंट पे जिसपे प्रिंसिपल लेट डाउन अटेम्प्ट टू रेप का। तो नेम ऑफ द केस इज रेक्स वर्सेस जेम्स लियोट, ठीक है, 1836 का ये केस है। इसमें जज पीटरसन जो है, इन्होंने एक क्राइटेरिया या प्रिंसिपल लेट डाउन करा था फॉर अटेम्प्ट टू रेप। सो फर्स्ट इज दैट क्वेश्चन अगेंस्ट द एग्रीवेटिंग indecent assault. So he said, indecent assault are often magnified into attempt at rape and even more often into rape itself. So he said कि indecent assault एक different thing है, attempt to rape और rape एक different thing है। और कई बार क्या होता है कि अब ऑब्जर्वेशन था जज पीटरसन का कि indecent act को भी कई बार मैग्नीफाई करके attempt to rape या रेप इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। सो अ डिटर्मिनेशन टू ग्रेटिफाई हिज पैशन इन स्पाइट ऑफ ऑल रेसिस्टेंस, ये एक टेस्ट होना चाहिए कि डिटर्मिनेशन टू ग्रेटिफाई हिज पैशन। तो ही इज टॉकिंग अबाउट इन द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्यूज। तो एक्यूज जो है, एक्यूज का जो डिटर्मिनेशन है टू ग्रेटिफाई हिज पैशन इन स्पाइट ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम। तो ये जो रेसिस्टेंस का बार है ना, ये एक बहुत हाई बार एस्टेब्लिश हो गया, जिसके कारण हाई कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया कि यहाँ पे तो वो प्रिपरेशन के स्टेप में ही चल रहा था। अब इसका इम्प्लीकेशन यही है कि बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट हो गया है, ठीक है, और इसके कारण कई बार जो एक्यूज्ड है वो डिस्चार्ज हो सकते हैं फ्रॉम द सीरियस एक्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, और बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पे अब चीजें आ गई है इंटरप्रेट करने के लिए। इसको लेकर अगर हम देखें तो अर्लियर जुडिशियल अप्रोच टू अटेम्प्ट टू रेप को लेकर क्या रही है, तो इस केस में भी 19th सेंचुरी में इंग्लिश रूलिंग स्टिल शेप्स द इंडियन केस लॉ ऑन अटेम्प्ट टू रेप। तो इंडियन कोर्ट्स में जो भी केस जाता है उसमें कहीं ना कहीं इस प्रेसिडेंट को कोर्ट करते हैं, जिसमें एक बहुत हाई थ्रेशोल्ड सेटअप है। अगर हम देखें रिसेंटली 2024 में राजस्थान हाई कोर्ट में भी एक केस गया था जिसमें स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर अटेम्प्ट, जो कि रेक्स वर्सेस जेम्स लियोट वाले केस में लेट डाउन किया था, उसको फॉलो करा, ठीक है, एंड रिड्यूस द कन्विक्शन फ्रॉम अटेम्प्टेड रेप
टू सेक्शन 354 आईपीसी, दैट इज असॉल्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में भी यही देखने को मिलता है, जिसमें एम्फेसाइज लैक ऑफ पेनिट्रेशन एंड डिसिसिव सेक्सुअल इंटेंट। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कन्विक्शन अल्टर्ड फ्रॉम अटेम्प्ट एंड रेप टू लेसर ऑफेंस। तो यहाँ पर भी उसी चीज की बात करें कि पेनिट्रेटिव या डिसिसिव सेक्सुअल इंटेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द जुडिशियल ट्रेंड ऑफ डाउन प्लेइंग द अटेम्प्ट चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ ओवर्ट सेक्सुअल वायलेंस। तो यहाँ पे पेनिट्रेटिव अटेम्प्ट ही बताना पड़ता है, अदरवाइज इट विल बी अ प्रिपरेशन। 2025 में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इंटरवीन करा सो मोटो कॉग्निजेंस ली। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है कि इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट वापस से रिव्यू करे और इसमें एक नया प्रिंसिपल लेट डाउन करे, अदरवाइज स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, ठीक है, वो फॉलो ही होते रहेगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।